ट्रांसलेशन स्टडीज़ की फोर्थ वीडियो में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने सेंस फॉर सेंस और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन के बारे में बात की थी कि किस तरह ट्रांसलेशन स्टडीज़ में वर्ड फॉर वर्ड और सेंस फॉर सेंस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी 1950 से पहले। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ड फॉर वर्ड और सेंस फॉर सेंस को हम लिटरल वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। फिर हुआ यूँ कि 1950s और 1960s में जो थ्योरेटिशियन थे और जो स्कॉलर्स थे उन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ तवज्जो मरकूज़ की। अब ये जो नई डिबेट थी जो स्टार्ट हो गई तो उसमें डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ पे फोकस किया गया। अब इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया था जिस पे फोकस किया गया था तो वो था मीनिंग एंड इक्विवेलेंस, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो था तो वो रोमन जैकobson ने प्ले किया था। रोमन जैकobson ने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स लिखे जिसने इक्विवेलेंस इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ की बुनियाद रखी। तो रोमन जैकobson ने एक पेपर लिखा द नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग एंड इक्विवेलेंस। इसके अलावा उन्होंने एक और पेपर लिखा ऑन द लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़। इस पेपर में जैकobson ने ट्रांसलेशन की 3 टाइप्स दुनिया के सामने पेश की। उनके मुताबिक ट्रांसलेशन जो है तो वो हमारे पास 3 किस्म की होती है। पहली होती है इंट्रालिंगुअल। इंट्रालिंगुअल का मतलब है कि एक ही लैंग्वेज के अंदर जब ट्रांसलेशन हो जाए तो उसे इंट्रालिंगुअल कहते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास पैराफ्रेजिंग है। जिस तरह कि आपको एक प्रोज दिया जाता है या पोइट्री की कुछ लाइंस दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि इसकी पैराफ्रेजिंग लिखो, तो ये पैराफ्रेजिंग असल में इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन है। फिर हमारे पास दूसरी टाइप आती है इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन। अब इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन जो है तो ये एक्चुअल ट्रांसलेशन है, इसमें हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। और तीसरी टाइप जो रोमन जैकobson बताता है वो है इंटरसीमियोटिक। अब इंटरसीमियोटिक ट्रांसलेशन जो है वो ऐसी है कि जैसे एक नावल को या एक बुक को मूवी में कन्वर्ट किया जाए, या किसी मूवी को या किसी डॉक्यूमेंट्री को एक बुक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, यानी इंटरचेंज ऑफ सिंबल होती है इसमें। अब रोमन जैकobson जो है तो वो अपनी सारी अटेंशन जो है तो वो इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन की तरफ मरकूज करता है। अब जैकobson की ख़ास बात यह है कि जैकobson जो है वो स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनांड डी सासोर के आइडियाज़ को अडॉप्ट करता है। अब सासोर ने हमें ये कहा था कि हमारे पास लिंग्विस्टिक सिस्टम होता है जिसे वो नाम देता है लैंग। अब ये चीज़ जो है तो ये मेंटल होती है, हमारे जहन में होती है, जबकि स्पेसिफिक अटरेंसेस जब कोई बंदा कुछ बोलता है तो उसे सासोर पैरोल का नाम देता है, पैरोल एक्शन को कहते हैं। अब अपनी थ्योरी ऑफ लैंग में सासोर जो है वो दो चीज़ों की डिफरेंशिएशन करता है। एक है सिग्निफायर। सिग्निफायर जो है वो स्पोकन या रिटन वर्ड होता है, जो वर्ड हम बोलते हैं, और एक होता है सिग्निफाइड। सिग्निफाइड मेंटल कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप एक लफ्ज़ बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में उस वर्ड की एक कॉन्सेप्ट आएगी या एक पिक्चर आएगी, फिर आप उस वर्ड को बोलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं यानी सिग्निफायर और सिग्निफाइड, तो आपके पास बनता है साइन यानी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल अगर आप चीज़ कहते हैं, अब चीज़ क्या है, देखिए चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है, चीज़ एक फूड है। चीज़ एक फूड है जिसे आप पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं, जिसे आप खाते हैं। तो जब आप चीज़ बोलेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में चीज़ का एक कॉन्सेप्ट आएगा, फिर आप उस लफ्ज़ को बोलेंगे। अब आप सवाल ये करेंगे कि यहाँ पे जैकobson का रोल क्या है। तो जैकobson जो है वो सासोर के इन आइडियाज़ को यानी सिग्निफायर और सिग्निफाइड के कॉन्सेप्ट को उठाता है और अपने वर्क में से यूटिलाइज करता है। अब जैकobson जो है वो ये बात कहता है कि सिग्निफाइड जो है, अब जैकobson जो है वो ये बात करता है कि सिग्निफायर हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन सिग्निफाइड हमेशा सेम होते हैं। मिसाल के लिए डॉग को इंग्लिश में डॉग कहते हैं, उर्दू में कुत्ता कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पश्तो लैंग्वेज में स्पे कहते हैं। अब तीनों लैंग्वेजेस में डॉग के लिए डिफरेंट
सिग्निफायर हमारे पास है, लेकिन जो सिग्निफाइड है यानी जो कॉन्सेप्ट है, जो एनिमल है, वो तो सेम है, वो तो डिफरेंट नहीं है। तो रोमन जेकॉब्सन इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है कि लैंग्वेजेस हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो लेकिन लैंग्वेजेस जिस चीज़ को सिग्निफाइड करते हैं या जिस चीज़ को बयान करते हैं, तो वो हमारे पास सेम होते हैं। फिर रोमन जेकॉब्सन हमें डिफरेंट एग्जांपल देता है ग्रीक माइथोलॉजी से, या सिंपल एग्जांपल है एलियंस। तो देखिए, एलियंस किसी ने भी नहीं देखे। हर एक शख्स का एलियन के मुतालिक अपने कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एलियन वर्ड बोलते हैं तो आपके जहन में कोई और पिक्चर आएगी। अगर मैं ये वर्ड बोलता हूँ तो मेरे जहन में कोई और पिक्चर आएगी। तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम है। अब जैकोब्सन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहता है, वो कहता है कि जो हमारे पास जो कोड यूनिट्स है, कोड यूनिट्स का यहाँ पे मतलब है लैंग्वेजेस हैं, वो डिफरेंट हैं। उसमें हमारे पास फुल इक्विवेलेंस नहीं है, यानी लैंग्वेजेस कंप्लीटली बराबर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको डॉग की एग्जांपल दी। तो फॉर एग्जांपल रशियन में चीज़ है, चीज़ के लिए वर्ड जो है तो वो CRSYR ये यूज़ होता है। अब इसका आइडेंटिकल इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में हमारे पास वर्ड चीज़ है, लेकिन चीज़ की जो प्रॉपर्टी है वो सियर से डिफरेंट है। जैसे कि हमारे पास उर्दू में वर्ड पनीर है, तो पनीर जो है वो चीज़ से थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि पनीर जो है तो वो एक्चुअल चीज़ है, क्योंकि पनीर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चीज़ से इसलिए डिफरेंट है कि आप पनीर को पिज़्ज़ा में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैकोब्सन कहते हैं कि अगरचे यहाँ पे लैंग्वेजेस डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आप पनीर की जगह पे चीज़ वर्ड यूज़ कर लें, क्योंकि जो चीज़ वर्ड है वो आपको जो कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो आपको कन्वे करता है। अब यहाँ पे मैं दो थ्योरीज का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे पास लैंग्वेज से मुतालिक दो थ्योरीज हैं। एक है लिंग्विस्टिक यूनिवर्सलिज्म। लिंग्विस्टिक यूनिवर्सलिज्म का मतलब ये है कि लैंग्वेजेस जो है वो सेम है, वो डिफरेंट नहीं है। इन लोगों के मुताबिक अगरचे लैंग्वेजेस हमारे पास एक्सटर्नली डिफरेंट है, लेकिन इंटरनली सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो सेम है, वो सेम आइडियाज कन्वे करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास टॉपिक है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म का। अगर आपने सफायर-वॉर्फ हाइपोथेसिस का नाम सुना होगा, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म या लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी क्या है? अब देखिए, ये जो सफायर-वॉर्फ हाइपोथेसिस है, ये दो स्कॉलर्स थे। इनके मुताबिक लैंग्वेज जो है वो हमारी थिंकिंग को इफ़ेक्ट करती है। इस तरह हमारी थिंकिंग जो है वो हमारी लैंग्वेज को शेप करती है। हमारे पास वॉर्फ जो थे, उन्होंने अमेरिकन लैंग्वेज हॉपी इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की। तो उन्होंने ये बात मालूम की कि जो हॉपी लैंग्वेज है, इनमें टाइम से रिलेटेड इनकी लैंग्वेज में टाइम से रिलेटेड डिफरेंट कैटेगरीज नहीं है जो टाइम को इंडिकेट करते हैं। जैसा कि हमारे पास पास्ट टेंस होता है वॉक्ड, या हम पर प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं वॉक या वॉक्स। ठीक है। तो इसी तरह होपी लैंग्वेज में इस तरह के टर्मिनोलॉजीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में स्नो से मुतालिक या आइस जो बर्फ़ होती है, उसके मुतालिक 8 वर्ड्स होते हैं। जबकि उर्दू लैंग्वेज में स्नो से मुतालिक एक वर्ड है, एक मेजर वर्ड है बर्फ़। अब कुछ स्कॉलर्स हैं वो इस कॉन्सेप्ट को निगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पिनकर है, तो पिनकर कहता है कि वोकैबुलरी जो है वो डिपेंड करती है आपके इन्वायरमेंट में, यानी कि आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। उनके मुताबिक अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होगी, जहाँ पे आपकी इंटरेक्शन बर्फ़ से ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे आप डिफरेंट वर्ड्स इन्वेंट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नो को डिस्कस या डिस्क्राइब करने के लिए। तो वो फिर यही बात करता है कि पनीर और चीज़ में इतना डिफरेंस नहीं है, बल्कि दोनों एक ही कॉन्सेप्ट को डिनोट करते हैं। अगरचे प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट है, लेकिन ट्रांसलेशन के लिए ये दोनों इक्विवेलेंट हो सकते हैं। अब इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो ट्रांसलेशन है, तो इसमें हमारे पास कोड यूनिट्स डिफरेंट होते हैं।
क्योंकि जो आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप डिफरेंट कोड यूनिट्स में ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। इसके अलावा जैकबसन ये बात कहते हैं कि इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है तो वो ये आपको नहीं बताता कि आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बल्कि इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट फोकस करता है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज का मतलब यह है कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है तो वो हमारे पास डिफरेंट होता है। तो अगर आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करने बैठ जाए तो फिर आपको मसला आएगा, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न को फॉलो करते हैं, जबकि कुछ लैंग्वेजेस जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब इस तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जैकबसन कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो इक्विवेलेंस की राह में रुकावट डालते हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं? तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है तो वो है जेंडर। तो देखिए जेंडर लैंग्वेजेस में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम घर की मिसाल ले लें तो घर को उर्दू में हम मेल या मैस्कुलिन कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल वो मेरा घर था या वो मेरा घर है। लेकिन रोमन्स लैंग्वेजेस यानी इटालियन, लैटिन इस तरह की लैंग्वेज में हम घर को फेमिनिन कंसिडर करते हैं। तो ये चीज़ जो है तो ये इक्विवेलेंस में प्रॉब्लम लाती है। फिर इसके अलावा द लेवल ऑफ एस्पेक्ट जो है तो वो वर्ब से रिलेटेड है। द रशियन वर्ब मॉर्फोलॉजी, इसके अलावा मॉर्फोलॉजी का भी असर होता है, जैसे कि हम कहते हैं वॉक या वॉक्ड। तो फिर इसी तरह कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसमें मॉर्फोलॉजी पे फोकस किया जाता है कि एक्शन कंप्लीट है नहीं कंप्लीट। इसके अलावा लेवल ऑफ सिमेंटिक फील्ड्स। सिमेंटिक फील्ड्स क्या है? देखिए सिमेंटिक फील्ड्स का मतलब है डिफरेंट वर्ड्स या लेक्सिकॉन जो एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि फिश, ओशन, वाटर एटसेट्रा। फिर हमारे पास किनशिप टर्म्स होते हैं। तो देखिए किनशिप टर्म्स यानी रिलेटिव से रिलेटेड टर्म्स, जैसे कि हमारी लैंग्वेज में आंटी, पुप्पी, दादा, दादा, नानी, नानी इस तरह के मुख्तलिफ टर्म्स हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश में ये टर्म्स बहुत ही लिमिटेड हैं। यानी इंग्लिश में आप नहीं देखेंगे कि ताया, पुप्पो इस तरह के लिए डिफरेंट वर्ड्स होंगे। इंग्लिश में एक ख़ास वर्ड होता है जैसे अंकल और आंट जो है तो ये मेजॉरिटी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा चाइनीज़ लैंग्वेज में एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर के लिए अपना अलग वर्ड होता है, जो कि हमारी लैंग्वेज में भी नहीं होता। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप कंसिडर करेंगे जब आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसका और ये भी साबित करता है कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में नहीं जा सकते। अब जैकबसन जो है वो कंक्लूड करता है कि ऑल इज कन्वेएबल इन एग्जिस्टिंग लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को कन्वे कर सकते हैं। लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट करता है कि पोइट्री को ट्रांसलेट करना या पोइट्री के मैसेज को कन्वे करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि पोइट्स जो है तो वो थोड़े से मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो वर्ड यूज़ करता है क्रिएटिव ट्रांसपोजिशन। और वो मज़ीद कहता है कि पोइट्री की लैंग्वेज जो है तो वो अनट्रांसलेटेबल है। तो इसलिए आपको टीचर कहेगा कि आपकी जो पोइट्री की जो इंटरप्रिटेशन है वो भी ठीक है, किसी और की जो है वो भी ठीक है, क्योंकि आप सर्टन नहीं हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस था इसने ट्रांसलेशन स्टडीज़ में एक बिग चेंज इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जो डिबेट थी, जो स्टीराइल डिबेट थी, वो वर्ड फॉर वर्ड और सेंस फॉर सेंस से हटकर इक्विवेलेंस की तरफ आ गई। और फिर हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज जो थी वो स्कॉलर्स ने पेश की। तो जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें मैं डिफरेंट थ्योरीज पे बात करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं और भी वीडियोस को बनाऊं। थैंक यू।